और आज कवर स्टोरी में बात होगी आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते हुए एक और कदम की। केंद्रीय कैबिनेट ने नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी 2023 को मंजूरी दे दी है। मेडिकल डिवाइस सेक्टर इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर का काफी जरूरी और अहम अंग माना जाता है। यह सेक्टर उस समय और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया जब भारत ने वेंटिलेटर, रैपिड एंटीजन टेस्ट किट, आरटी-पीसीआर किट, आईआर थर्मामीटर, पीपीई किट, N95 मास्क जैसे मेडिकल उपकरणों का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में दुनिया का साथ भी दिया। यही नहीं, भारतीय दवाओं का दुनिया भर के तमाम देशों में दबदबा है। वहीं हम वैक्सीन बनाने में अग्रणी देशों में शामिल हैं, लेकिन मेडिकल डिवाइसेस के मामले में हम थोड़ा पीछे हैं। कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स तो ऐसे हैं जिनको हम बड़े अच्छे से बना लेते हैं, लेकिन कुछ खास मेडिकल इक्विपमेंट्स ऐसे हैं जिनमें हमें विदेशों की निर्भरता बहुत ज़्यादा है और इनमें चीन बड़ा देश है। कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स में हम बहुत ज़्यादा निर्भर हैं चीन के ऊपर। आंकड़ों के मुताबिक हाल ही में चीन से 30 मेडिकल डिवाइसेस ऐसे हैं जिनका आयात 25 से 152% तक बढ़ गया। भारतीय चिकित्सा उपकरण उद्योग संघ ने इसे लेकर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को पत्र भी लिखा था। पिछले साल 2022 में चीन से आयात सालाना आधार पर 48% बढ़कर 12,979 करोड़ रुपए का हो गया था। 48% बढ़ा। भारत चीन से मुख्य रूप से कंज्यूमेबल्स, टेस्टिंग किट्स, इस तरह के उपकरण ज्यादा आयात करते हैं हम वहां से। हालांकि देश से मेडिकल डिवाइसेस का निर्यात भी बढ़ा है, यानी कि हमने अपने देश में बनाकर दुनिया को सप्लाई भी किया है। वित्त वर्ष 2023 में अप्रैल दिसंबर के दौरान मेडिकल डिवाइसेस का निर्यात बढ़कर 20,511 करोड़ रुपए हो गया, जो वित्त वर्ष 2022 के पहले 9 महीनों में 17,557 करोड़ रुपए रहा। फिर अगर आप 2022 का देखेंगे, इस दौरान निर्यात भी जो एक्सपोर्ट है वो 21% बढ़ा और ये 19,803 करोड़ रुपए का हो गया। इसी तरह से 2022 में निर्यात तो बढ़ रहा था, लेकिन आयात भी बढ़ गया। 2022 में आयात हमारा जो है 41% बढ़कर 63,000 करोड़ रुपए का हो गया। अब इसी को देखते हुए सरकार ने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 की मंजूरी दी, इसकी घोषणा की। नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी की मदद से सरकार मेडिकल डिवाइस सेक्टर को बहुत आगे ले जाना चाहती है। भारत को मेडिकल डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग में और इनोवेशन में ग्लोबल लीडर बनाना चाहती है। अगले 25 सालों में इसके लिए कुछ लक्ष्य भी तय किए गए हैं। ग्लोबल मार्केट में भारत की हिस्सेदारी 10 से 12% करने का लक्ष्य है। अभी यह लगभग 1.5% के आसपास है और जिस दिन ये 25 साल में 10 से 12% हो गई है, इनफैक्ट इससे भी ज़्यादा हो गई, तो आप समझ सकते हैं कि इस पूरे सेक्टर में कितना बड़ा बूम आएगा। इस पॉलिसी से साल 2030 तक 2030 तक मेडिकल डिवाइस सेक्टर $11 बिलियन का जो आज है आसपास, वो $50 बिलियन का हो जाएगा। अब इतना बड़ा सेक्टर है हमारे पास, इतने सारे इसमें स्कोप्स हैं, संभावनाएं हैं, तो स्वाभाविक रूप से इससे जॉब जनरेशन भी होगी, इससे वेल्थ क्रिएशन भी होगी और हम मेडिकल डिवाइसेस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेंगे। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू जो ये है कि अभी जो हम विदेशी इक्विपमेंट्स मंगाते हैं उसका खामियाजा एक मरीज को, उसके तीमारदारों को ज़्यादा रकम चुकाकर भी भरना पड़ता है। अब अगर देश में जो हम आयात करते हैं उनका उत्पादन अगर हम देश में ही करने लगे तो फिर कॉस्ट भी कम होगी, वो सस्ते भी मिलेंगे और मेडिकल जो खर्च है हमारा पर कैपिटा, उसमें भी कमी आएगी। फिलहाल जो योजना सरकार ने तय की है, ये पूरी की पूरी नई पॉलिसी जो लाई है, इस योजना के तहत 1206 करोड़ रुपए की 26 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसमें 714 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। कुछ राज्य इसमें चिन्हित किए गए हैं: हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। इसमें 4 मेडिकल डिवाइस पार्क बनाए जाएंगे जहां पर सिर्फ यही काम हो रहा होगा। भारत में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत कुल 14 परियोजनाओं में 37 मेडिकल डिवाइसेस बनाए जा रहे हैं और इसमें जो कुछ डिवाइसेस अगर हम आपको बताएं, हम आपको अपने ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं। इसमें जो इम्पॉर्टेंट डिवाइसेस हैं, इसमें लीनियर एक्सेलेरेटर है, MRI स्कैन है, मेमोग्राम, CT स्कैन, C-आर्म, हाई एंड एक्सरे ट्यूब, MRI कॉइल जैसे उपकरण इसमें शामिल हैं।
अब बचे हुए जो 12 प्रोडक्ट्स हैं, ये तो तैयार हो रहे हैं, लेकिन जो बचे हुए 12 प्रोडक्ट्स हैं वो भी फटाफट भारत में बनने शुरू हो जाएंगे। तो कुल मिला के कहें तो भारत दवा उत्पादन के मामले में तो दुनिया भर में तीसरे नंबर पर है, कीमत के हिसाब से 14वें नंबर पर है, जेनरिक दवा मुहैया करवाने के नाम पे हम पहले पायदान पर हैं, लेकिन जो डिवाइसेस में जो कमी रह गई थी उसमें भी अब हम अग्रणी देशों में शामिल हो जाएंगे। सरकार की ये मंशा है और इस पर सरकार आगे बढ़ चुकी है। तो बड़ा दिन है आज मेडिकल डिवाइस सेक्टर के लिए, और इससे जुड़ी हुई जो सरकार ने नई पॉलिसी का ऐलान किया है, इसकी क्या संभावनाएं हैं और क्या मतलब है इसका क्षेत्र के लिए, कहां-कहां नए मौके बन रहे हैं, किन-किन के लिए बन रहे हैं, इस पर बातचीत करने के लिए बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइसेज इंडस्ट्री के फोरम कोऑर्डिनेटर राजीव नाथ सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सरकार के इस फैसले को आपका एसोसिएशन किस तरह से देख रहा है सर? आप लोग आशान्वित हैं, खुश हैं, संतुष्ट हैं सरकार के फैसले से? जी हम बहुत खुश हैं। ये तो जून 2014 का पहला ड्राफ्ट बना था, 8 साल लग गए इस जर्नी के लिए, लेकिन जब हमने अनाउंसमेंट सुनी कैबिनेट की, प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में भारत को आत्मनिर्भर करने के लिए, मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री को मेक इन इंडिया की तरफ जोरी से ले जाने के लिए पॉलिसी अनाउंस करी गई है, बड़ी खुशी हुई है कि ये दिन आ गया है। अभी तक कहां पे हम चूक रहे थे सर? मैं पढ़ रहा हूं कि बहुत सारे डिवाइसेस हैं, उनको हम आज भी चीन से मंगा रहे थे, और जो हमने रिपोर्ट दिखाई उसमें 152% तक इंपोर्ट बढ़ा है हमारा उन डिवाइसेस में। तो ऐसी क्या मजबूरी थी सर कि हम इन डिवाइसेस को इंपोर्ट कर रहे थे, अपने यहाँ नहीं बना पा रहे थे? भारत के जो मैन्युफैक्चरर हैं, इंजीनियर हैं, उनमें पूरी क्षमता है प्रोडक्ट बनाने की। कोविड के टाइम पे जब आपने देखा था कि पूरी इंपोर्ट्स लॉकडाउन में रुक गई थी, तो कुछ ही महीनों में देखा था आपने कि किस इंजीनियरिंग फील्ड से ये आइटम बनाए थे कई लोगों ने कोलैबोरेशन करके, लेकिन बाद में फिर गिरावट आ गई मैन्युफैक्चरिंग में। इसके 3-4 प्रथम कारण हैं। जो पार्लियामेंट्री हेल्थ कमेटी है, उन्होंने भी सरकार को यही सलाह दी है कि सबसे पहले सरकार एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाए फार्मास्यूटिकल्स का, मेडिकल डिवाइसेस के लिए अलग करे, फार्मास्यूटिकल्स के लिए अलग करे। दूसरा, दवाइयों के लिए जो लॉ है उसमें से मेडिकल डिवाइस को अलग करके मेडिकल डिवाइस का लॉ अलग से बनाए। और तीसरा, जो कस्टम ड्यूटी हमारी है जो 0 से लेकर 7.5% है, जिसके कारण कई मैन्युफैक्चरर खुद इंपोर्टर बन गए हैं, उस पर गौर करें और जहाँ पर बढ़ाने की ज़रूरत है, जहाँ पर हम बढ़ा सकते हैं, जहाँ मेडिकल डिवाइस इंडिया में बन सकते हैं, वहाँ पर रिव्यू करके 10-15% की अगर बढ़ोतरी होती है, जो आईमेड की रिक्वेस्ट है, जैसे मोबाइल फ़ोन में हुआ है, तो उससे मैन्युफैक्चरिंग में तेज़ी आएगी। और चौथा, जो हॉस्पिटल हैं प्राइवेट हेल्थ केयर में, वो इम्पोर्टेड डिवाइस को हाई MRP पे बेच के ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं, और जो सस्ते वाले मेडिकल डिवाइस होते हैं भारतीय, उनको जगह नहीं मिलती है रिटेल शॉप पे, हॉस्पिटल पे, और कंज्यूमर को चॉइस नहीं मिलती है ख़रीदने के लिए। इस पे भी पार्लियामेंट्री कमेटी ने सरकार को बोला है रिव्यू करने के लिए कि जो प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है फार्मास्यूटिकल्स का वो अलग है, डिवाइस के लिए अलग सिस्टम होना चाहिए। और आईमेड की तरफ से ऑलरेडी रिकमेंडेशन है कि किस तरीके से मॉनिटरिंग करे और किस तरीके से रोक लगाए ताकि कंज्यूमर को भी बेनिफिट होए और मेक इन इंडिया को भी बेनिफिट होए। आपने स्टेंट्स में देखा, स्टेंट्स में कैसे प्राइस कैप लगाने के बाद मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ आई है और कंज्यूमर को भी बेनिफिट हुआ है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अगर सरकार इस तरीके से काम करेगी तो हमारे को पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम दुनिया में प्रथम 5 देशों में आ सकते हैं मेडिकल डिवाइस बनाने में। सर, आपको लगता है कि इसमें अभी हम 1.5% हैं ग्लोबल मार्केट के, हम कह रहे हैं कि 2030 तक हम $50 बिलियन का सेक्टर होंगे। आपको लग रहा है सर कि ये 10-12% या 15% या 20% का मार्केट कैप्चर करने के लिए, ग्लोबल मार्केट कैप्चर करने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा सर? नहीं, ये थोड़े जो आंकड़े हैं इसमें थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत है। अच्छा, बताइए सर। क्योंकि जो ये आंकड़े हैं ये पुराने हैं। तो आज के दिन पे आप देखिए, जैसे पिछले साल
$7.5 बिलियन का इंपोर्ट हुआ है। इस पर ड्यूटी लगाएंगे और फिर कंज्यूमर मार्केट की बात करेंगे तो दुगना लेके चलेंगे तो इंपोर्ट ही जो हमारा है वो 12 से 15 बिलियन डॉलर का है। इस पे जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग है वो ऐड करेंगे तो उससे ऑलरेडी हम 18-20 बिलियन डॉलर की हमारी मार्केट है। वो 50 बिलियन डॉलर पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है और हमने कई प्रोडक्ट्स में देखा है जहां पर हमारी क्षमता है ग्रो करने की, हम ग्रो कर सकते हैं। जैसे मेरी कंपनी ही देखिए, हमने जो कोविड के दरमियान दुनिया भर में जो वैक्सीन गई है उसके साथ सिरिंजें भी गई हैं। दुनिया में अगर 8 बिलियन वैक्सीन शॉट्स लगी हैं तो उसमें से हमारी कंपनी हिंदुस्तान सिरिंजेस ने 20% से ऊपर सिरिंजें सप्लाई करी हैं, 1.7 बिलियन। तो ऐसा नहीं है कि हम ये उद्देश्य पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन साथ चाहिए। कोविड के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे बड़ा अच्छा टीम वर्क था। अगर इसी तरीके से टीम वर्क से काम होए तो स्काई इज द लिमिट। अच्छा राजीव सर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है इंडियन मेडिकल इक्विपमेंट कारोबार का। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हम विदेशों में भारतीय इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन भारत में जो हॉस्पिटल्स हैं वो विदेशों से इक्विपमेंट मंगा के उनमें एक्स्ट्रा अनाप शनाप पैसा जोड़ के महंगे दामों पे हमें ही बेच रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों है सर? हमारा दुनिया में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड और हमारे यहाँ जो है हमारे प्रोडक्ट की खपत नहीं हो रही। दुनिया भर में जो ये सिस्टम है डिब्बे के ऊपर या पैकेट के ऊपर एमआरपी लगाने का कहीं पे भी नहीं है। ये हमने कंज्यूमर को बचाने के लिए हमने ये सिस्टम इंडिया में शुरू करा, लेकिन ये सिस्टम अब्यूज़ हो रहा है। हम चाहते हैं गवर्नमेंट मॉनिटरिंग करे, क्योंकि हमारे को मालूम है जो आइटम इंपोर्ट होते हैं अगर गवर्नमेंट मॉनिटरिंग करेगी तो उनको नज़र आएगा कि जो 100 रुपये की चीज़ इंपोर्ट होती है उसके ऊपर जो एमआरपी है वो 20 गुना 30 गुना होती है। अब कोई भारतीय प्रोडक्ट बनाएगा वो 100 रुपये का 150 रुपये में या 80 रुपये में देना चाहेगा, लेकिन वो अगर 300 रुपये की एमआरपी रखेगा, 400 रुपये की एमआरपी रखेगा उसके ऊपर, तो हॉस्पिटल उसका माल नहीं बेचेगा, ना रिटेलर उसका माल बेचेगा। तो हमारे को सिस्टम में खेलना पड़ता है। अब ये हमारे को अच्छा नहीं लगता कि ये सिस्टम में खेलने के लिए एथिकल मार्केटिंग ना कर पाएँ और हम कंज्यूमर को बेवकूफ़ बनाएं। इसलिए हम खुद ही चाहते हैं कि ये सिस्टम साफ़ तरीके से होए, जैसे स्टेंट्स में हुआ है। और कोई भी पदार्थ है, कोई भी मेडिकल डिवाइस है, उसके ऊपर जो एमआरपी है वो 4 गुना से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ओके। तो लाख रुपए की आइटम है उसकी एमआरपी 2 गुना से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये 2 गुना काफ़ी है सप्लाई चेन के लिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए, रीसेल के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर के मार्जिन के लिए, क्योंकि कभी कभी 5-7 स्टेजेस होती हैं माल बेचने की। ये सभी स्टेजेस के लिए काफ़ी है, लेकिन 20-30 गुना की जरूरत नहीं है। ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट कहा। ये तो एक कंज्यूमर एंगल की बात है कि अगर आप एमआरपी में 20 गुना 30 गुना बढ़ाकर बेच रहे तो कंज्यूमर की बात है। और कंज्यूमर के साथ साथ अगर हमारी इंडस्ट्री को इससे नुकसान हो रहा है तब तो इस पे वाकई में सरकार को तुरंत इसमें एक्शन लेना चाहिए, जैसा कि पार्लियामेंट्री कमेटी ने सजेस्ट भी किया है और सरकार शायद इसी दिशा में आगे बढ़ भी रही है। अब सर, कई बार मैं सोचता हूं कि ऐसा क्यों है कि हमारे मैन्युफैक्चरर का माल जो है वो हमारे इंडियन हॉस्पिटल्स में नहीं बिक रहा है, रिटेल शॉप्स में नहीं बिक रहा है। उसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं, जैसा मैं सोच रहा हूं अपनी अंडरस्टैंडिंग से। पहला कि उनको मार्जिन ज़्यादा मिलता है, उसमें उनमें स्कोप ज़्यादा मिलता है उनमें एमआरपी बढ़ाने का। और नंबर 2 कि वो ये कह सकते हैं कि ये विदेशी सामान है साहब, ज़्यादा सुरक्षित होगा, सोफिस्टिकेटेड होगा, बेहतर क्वालिटी का होगा। तो क्या ये सिर्फ मिथ है, हमारे पास वो क्वालिटी नहीं है, या फिर ये कहीं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस चल रही हैं सर? ये एकदम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस चल रही है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि अब आपने स्टेंट्स में देखा ना, जैसे ही प्राइस कैप लगाई गई तो हॉस्पिटल अब अपना मार्जिन देख के नहीं माल खरीद रहा। अब हॉस्पिटल अपनी खरीद की जो प्राइस है वो देख के माल खरीद रहा है। नॉर्मली आप और मैं माल खरीदेंगे, कोई भी सेंसिबल बायर माल खरीदता है तो बाइंग प्राइस देखता है, मार्जिन देख के नहीं माल खरीदता। लेकिन हॉस्पिटल अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे हॉस्पिटल हैं, सारे नहीं, कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं जो कि मार्जिन देख के माल खरीदते हैं। उनको होता है कि अगर सस्ता वाला माल लेंगे जिस पे फॉर एग्जांपल सिरिंज है उस पर 5 रुपये की एमआरपी है तो हमारे को तो खाली 1 रुपये का मार्जिन मिल रहा है, और अगर हम 15 रुपये की एमआरपी पे माल बेचेंगे सिरिंज को तो हमारे को 10 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो नेचुरली फिर जो 15 रुपये की एमआरपी का माल है वो स्टॉक करके वो माल बेचेंगे। कंज्यूमर को इसमें फॉर्चुनेटली कोई चॉइस नहीं होती है। आप दवाई तो खरीद सकते हैं, टेलीविज़न भी खरीद सकते हैं, मोबाइल फ़ोन भी नेगोशिएट कर सकते हैं, लेकिन जब आप जाते हैं हॉस्पिटल में बीमार होते हैं तो डॉक्टर आपको जो देगा या हॉस्पिटल जो आपको देगा
उसी ब्रांड को आपको कंज्यूम करना पड़ेगा। और जब आपके सामने होती है कि माता पिता के लिए बेस्ट चीज़ खरीदनी है और जो सामने रखा जा रहा है, तो आदमी कहता है चलो विदेशी ब्रांड है, ट्रस्टेड ब्रांड है, यही खरीदा जाए। आप कॉन्टैक्ट लेंस ही देखिए, कॉन्टैक्ट लेंस इंडिया में ऑरोलैब और जैसी कई कंपनियां बड़े सस्ते दामों में बना के कंज्यूमर को दे सकती हैं, 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया। लेकिन कंज्यूमर को भी होता है, डॉक्टर को भी होता है कि इतना सस्ता लेंस, इतना सस्ता तो फिर घटिया होएगा। अब इंडिया इस दुनिया में टॉप 10 मैन्युफैक्चरर्स में है कॉन्टैक्ट लेंस में, ओके, टॉप 10 मैन्युफैक्चरर्स में है सर्जिकल ग्लव्स में, टॉप 10 मैन्युफैक्चरर्स में है वेंटिलेटर्स में, टॉप 10 मैन्युफैक्चरर्स है ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स में। लेकिन जैसे आपने कहा कि हम अपनी मार्केट में टॉप 10 में क्यों नहीं है, तो इसके ये 2-3 कारण हैं। ये बड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग सर आपने इंसाइट्स दिए हैं। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल जो हमारे दर्शकों के मन में होगा और जो इस पॉलिसी के बाद थोड़ा सा कारोबारी लिहाज से सोच रहे हैं उनके लिए होगा। मैं थोड़ा आपसे समझना चाहूँगा सर कि मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग में एक नया कोई अपना कारोबार करना चाहता है या कारोबार का एक्सपेंशन करना चाहता है या डाइवर्सिफाई करना चाहता है या कोई नया एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करना चाहता है, कहां कहां किस किस तरह के मौके बन रहे हैं सर? अब मौके तो इतने सारे हैं, अगर पॉलिसी ठीक हुए तो मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूं। जी, हॉट वाटर बॉटल पहले इंडिया में बनती थी, आज के दिन पे हम 80 करोड़ रुपए की, 100 करोड़ रुपए की हॉट वाटर बॉटल इंपोर्ट करते हैं। ये नहीं हम बना नहीं सकते, आपको ये हाई टेक्नोलॉजी आइटम है। पर्सनल वेइंग मशीन, आप जाते हैं बाथरूम का जो स्केल होता है अपना वजन लेने के लिए, तकरीबन 80-100 करोड़ रुपए की हमारी इंपोर्ट आए। क्या कारण है? हम खुद बना नहीं सकते क्या? ये तो बड़ी मैं सिंपल आइटम्स की बात कर रहा हूँ। सर्जिकल ग्लव हम बनाते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन ग्लव जो कोविड के टाइम पे आपने देखा ना, जो नीले रंग का होता था या सफ़ेद रंग का होता था, नॉन स्टेराइल, जिससे आप जाते थे डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए, तो आपके लिए जो क्लिनिशियन यूज़ करता था। सर्जिकल ग्लव मैन्युफैक्चरर खुद ही सारा 100% एग्जामिनेशन ग्लव इंपोर्ट करते हैं मलेशिया से। क्यों करते हैं? क्योंकि 0% ड्यूटी है। FTA में हमारा उनसे एग्रीमेंट है कि हम 0% पे काम करेंगे। अगर 0% पे ग्लव आएगा और लेटेक्स के ऊपर 60% ड्यूटी है, तो जो मैन्युफैक्चरर है जो सर्जिकल ग्लव बनाता है जिसमें हाई वैल्यू है, उसमें तो वो कम्पीट कर पाता है, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव आइटम है, लो मार्जिन आइटम है, उसमें वो कम्पीट कर नहीं पाता, इसलिए वो खुद ही इंपोर्ट करता है। तो ये सारी पॉलिसीज़, ये सारी चीज़ दूर करने के लिए, जैसे पहले मोबाइल फ़ोन नहीं बनते थे इंडिया में, टेलीविज़न नहीं बनते थे इंडिया में, कंप्यूटर नहीं बनते थे इंडिया ने, जब सरकार ने दिमाग लगा के इंडस्ट्री से बात करके ठीक पॉलिसीज़ बनाई हैं, तो आज के दिन पे मोबाइल फ़ोन देखिए, जो दुनिया के टॉप मैन्युफैक्चरर हैं वो खुद आके यहाँ पर बना रहे हैं। एब्सोल्युटली। टॉयज़ में भी ऐसा ही हो रहा है। तो अगर पॉलिसी का सपोर्ट है तो ये सब कुछ पॉसिबल है। राजीव सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और इस पूरी पॉलिसी को समझाया, इसकी क्या संभावनाएं हैं। और दूसरा, मुझे बहुत जानकर ताज्जुब भी हुआ कि जो पेन पॉइंट्स आपने बताए हैं वो वाकई में हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेन पॉइंट्स हैं। अगर सरकार के इंटरवेंशन से हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को, यस सर प्लीज बोलिए। मैं एक मिनट आपको क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि आपने मेरे से पहले पूछा था कि हमारे पेन पॉइंट्स क्या, तो मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए थे 3-4 कारण जिसके चक्कर में हम इतना इंपोर्ट करते हैं, वो मैंने पॉइंट्स बताए थे। लेकिन वो पेन पॉइंट्स हैं, वो पॉलिसी डिसीजन नहीं है। सरकार ने जो पॉलिसी डिसीजन जो लिया है वो 6 चीज़ों पे लिया है। ओके, सबसे प्रथम है कि जो रेगुलेशंस है उसको स्ट्रीमलाइन करा जाए। ठीक है। अब वो स्ट्रीमलाइनिंग में सेपरेट लॉ है, वो हमारी मांग है। दूसरा उनका है कि इन्वेस्टमेंट लाई जाए। इन्वेस्टमेंट कैसी होएगी, उसमें टैरिफ करेक्शन हमारी मांग है। नंबर 3, गवर्नमेंट ने कहा है कि इन्वेस्टमेंट के साथ साथ R&D इनोवेशन आए। R&D इनोवेशन तब आएगा जब जो लॉ है एक मैन्युफैक्चरर को क्रिमिनल की तरह ट्रीट नहीं करेगा। अभी करंट ड्रग एक्ट में ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। चौथी चीज़ पे जो सरकार ने पॉलिसी में गाइडलाइन जो दी है कि स्किलिंग होएगी, अपस्किलिंग होएगी, बड़ी अच्छी बात है, ये भी हम चाहते हैं। अगर नेक्स्ट पॉइंट जो सरकार ने बोला है कि ब्रांड इंडिया के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का उपयोग होएगा, ये भी हमारी मांग थी, इस पे गवर्नमेंट काम करेगी, बड़ी अच्छी बात है। अगर सरकार जो हमारी मांगे हैं और जो हमने उनको बताया हुआ है कि मरीज़ बीमार क्यों है, अब सरकार अगर डॉक्टर की तरह काम करेगी तो जाहिर है कि वो ICU से क्या बाहर निकलेगा, वो वार्ड से बाहर निकलेगा
और वो हंसता खेलता हुआ बाहर घूमेगा। बहुत अच्छी बात कही आपने सर, बहुत अच्छी बात आपने कही कि सरकार जो है वो डॉक्टर बन के सोचे। बहुत अच्छी बात। हम उम्मीद करते हैं सर कि आपकी जो डिमांड्स हैं वो सरकार तक पहुंचे, ऑलरेडी पहुंची होंगी, हमारे जरिए भी पहुंचे और उनका निराकरण हो, उनका समाधान आपको मिले। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए राजीव नाथ सर, थैंक यू सो मच।